देखिए बच्चों, हमारी यूनिट नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर समाप्त हो गई है और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC यानी IUPAC नाम लिखिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी यौगिक के IUPAC नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें IUPAC के नियमों के बारे में जानकारी होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। ठीक है, और IUPAC के जो नियम हैं वो आप लोगों ने 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये पहला यौगिक है, ये पहला यौगिक आपको दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो गई। ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने चयन कर लिया। अब गिनती कहां से शुरू करेंगे? तो देखिए बच्चों, गिनती शुरू होगी यहां से, इस कार्बन से गिनती शुरू होगी, क्योंकि देखिए इस 2 नंबर के कार्बन पे यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी है। देखिए 2 मैथिल प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5। ठीक है, गिनती कर दी। अब हम सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 पे देखिए, 2 पे 2 प्रतिस्थापी है, 2 मैथिल समूह है और 4 नंबर पे 1 मैथिल समूह है। और ये तीनों ही ये और ये तीनों यहाँ पे क्या है? प्रतिस्थापी है। ठीक है, जबकि जो OH है ये यहाँ पे क्रियात्मक समूह है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। तो देखिए इसका नाम क्या होगा? 2 देखिए 2 पे 2 बार है, 2 2 4 2 2 4 और 3 बार है तो ट्राई मैथिल। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2 2 4 ट्राई मैथिल। क्या हो गया? ये ट्राई मैथिल हो गया। और ध्यान से देखिए कितने कार्बन है श्रृंखला में? 5। तो ट्राई मैथिल पेंटेन और 3 नंबर पे OH क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, यानी अल्कोहलिक समूह लगा हुआ है 3 नंबर पे। और हमें पता है इसके लिए हम ऑल काम में लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मैथिल पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए दूसरा, देखिए बच्चों, इस दूसरे यौगिक में भी हम लोग क्या करेंगे? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। अब गिनती कहां से शुरू करेंगे? तो देखिए बच्चों, गिनती इस कार्बन से शुरू करेंगे, क्योंकि इस कार्बन से गिनती शुरू करने पर OH को कम अंक मिलता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमने गिनती कर दी भाई, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई और इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में हमारे 7 कार्बन है, हमने गिनती कर दी है। अब सबसे पहले हम प्रतिस्थापियों को नाम देंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रतिस्थापी केवल ये है, ये प्रतिस्थापी है। तो हम क्या बोलेंगे? 5 एथिल। देखिए बच्चों, इस प्रतिस्थापी को कहा जाता है एथिल। जो C2H5 होता है इसे कहा जाता है एथिल। तो 5 एथिल यानी 5 पे क्या है? एथिल है। कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 7। तो 5 एथिल हेप्टेन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 5 एथिल हेप्टेन। और देखिए यहाँ पे 2 पे और 4 पे OH समूह जुड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? हेप्टेन 2 4 डाईऑल। भाई 2 बार है, OH समूह 2 बार है, तो यहाँ हो जाएगा डाईऑल। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या हो गया? 5 एथिल हेप्टेन 2 4 डाईऑल। ये इसका क्या हो गया? IUPAC नाम। ठीक है, चले आगे। अब देखिए ये तीसरा यौगिक है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, इसमें भी हमने ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हम लोगों ने क्या कर दिया? चयन कर दिया। अब गिनती कहीं से भी ले कर लीजिए आप लोग, यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ये हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। और 2 और 3 पे OH समूह है, तो ब्यूटेन 2 3। देखिए ब्यूटेन 2 3 डाईऑल, ब्यूटेन 2 3 डाईऑल। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? IUPAC नाम। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए चौथा यौगिक, देखिए बच्चों इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। देखिए इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो गई। अब गिनती आप किसी भी कार्बन से शुरू कर सकते हैं। चलिए यहां से गिनती शुरू करते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब देखिए मुख्य कार्बन श्रृंखला में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है? यहाँ पे 3 कार्बन है। 3 कार्बन को बोलते हैं हम प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। और देखिए यहाँ पे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, यानी तीनों से ही क्या जुड़े हुए हैं? OH समूह जुड़े हुए हैं। तो हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1 2 3। और 3 बार है तो 3 के लिए ट्राई।
प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। क्या हो जाएगा ये? ट्राईऑल, क्योंकि यहाँ पे OH समूह 1 2 3 तीन OH समूह है। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा? देखिए बच्चों, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए। देखिए बच्चों, इसे समझने की कोशिश करिए अगले यौगिक को। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसके रूप में हम लेंगे फिनोल को। देखिए ये होता है फिनोल। देखिए बच्चों, ये है जो इसको कहते हैं फिनोल। देखिए मैं यहाँ बना रही हूँ, देखिए इस संरचना को मैं यहाँ बना के समझा रही हूँ आप लोगों को। देखिए बच्चों, ये हमारा यौगिक है। ठीक है, इसमें इसको, इस श्रृंखला को जिसको मैं राउंड कर रही हूँ, इस पूरे को हम मुख्य श्रृंखला के रूप में लेंगे और इसे हम कहते हैं फिनोल। क्या कहते हैं? फिनोल। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? फिनोल कहते हैं। और देखिए यहाँ पे इस फिनोल में यहाँ से गिनती शुरू करेंगे। जिस कार्बन पे OH समूह जुड़ा हुआ है, ये 1 नंबर का कार्बन, ये 2 नंबर का कार्बन, यानी यहाँ पे 2 नंबर पे मैथिल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों 2 मैथिल। देखिए क्या हो जाएगा? 2 मैथिल फिनोल। क्या हो जाएगा? 2 मैथिल फिनोल। तो देखिए बच्चों, इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2 मैथिल फिनोल। देखिए ये 1 नंबर का कार्बन और ये 2 नंबर का कार्बन, तो 2 मैथिल फिनोल। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे देखिए। देखिए इस यौगिक को ध्यान से देखिए भाई, इसमें भी अगर हम मुख्य श्रृंखला के रूप में लेंगे तो किसको लेंगे? इस फिनोल को लेंगे, इस फिनोल समूह को लेंगे। ठीक है, गिनती इस कार्बन से शुरू करेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर और 6 नंबर, यानी 4 नंबर पे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम 4 मैथिल। देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, 4 पे मैथिल है, 4 मैथिल फिनोल। देखिए इसका IUPAC नाम क्या हो गया? 4 मैथिल फिनोल। ठीक है, आगे चले आगे देखिए। अब देखिए इस यौगिक को ध्यान से देखिए बच्चों। अब देखिए इस यौगिक में भी हम लोग जो फिनोल समूह है, देखिए बच्चों इसमें भी इस फिनोल समूह को ही हम लोग मुख्य श्रृंखला के रूप में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करेंगे गिनती। अब हमें ये ध्यान देना है कि गिनती कहाँ से शुरू करें? भाई यहाँ पे तो 2 मैथिल प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। अब गिनती वहां से शुरू करेंगे या उस दिशा से गिनती करना शुरू करेंगे जहां से दोनों मैथिल प्रतिस्थापियों को कम अंक मिले। तो देखिए बच्चों, हम गिनती यहां से शुरू करेंगे। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही प्रतिस्थापियों को क्या मिला है? कम अंक मिला है। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 5। देखिए 2 पे और 5 पे, 2 5 डाई मैथिल। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2 5 डाई मैथिल। और ये जो हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो क्या हो गई? फिनोल। जो मुख्य यहाँ पे श्रृंखला मानी है वो फिनोल की मानी है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया? 2 5 डाई मैथिल फिनोल। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला देखिए। अगला इस यौगिक को देखिए। देखिए बच्चों, इसमें भी मुख्य श्रृंखला के रूप में हम फिनोल को लेंगे फिनोल को। गिनती शुरू करेंगे अब। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, देखिए इसका क्या नाम होगा? 2 6, यानी 2 पे और 6 पे, 2 6 डाई मैथिल। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2 6 डाई मैथिल और मेन क्या होगी? मुख्य श्रृंखला फिनोल। तो देखिए इसका IUPAC नाम हो गया 2 6 डाई मैथिल फिनोल। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलिए आगे देखिए। अब देखिए नवा, देखिए बच्चों, ये क्या है? ये ईथर है। देखिए ये क्या है? ईथर है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैसा ईथर है? ये असमित ईथर है। भाई इसके देखिए यहाँ पे भी अलग समूह जुड़ा हुआ है और इधर भी अलग समूह जुड़ा हुआ है, यानी ये क्या है? असमित ईथर है। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब असमित ईथर का नामकरण किया जाता है तो क्या होता है? जो छोटा एल्किल समूह होता है उसे प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? इस O और CH3 इसे प्रतिस्थापी के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? नामकरण लिखने के लिए सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो देखिए ये इसकी सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। ये क्या हो गई? सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। अब गिनती शुरू करेंगे और गिनती वहां से शुरू करेंगे कि जो ये एल्कोक्सी प्रतिस्थापी होता है इसे कम अंक मिले। ठीक है, यानी ये जो मेथोक्सी प्रतिस्थापी है, देखिए इसमें की प्रतिस्थापी मेथोक्सी है, तो मेथोक्सी प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। तो भाई गिनती यहां से शुरू होगी, 1 2 3। तो देखिए इसका क्या IUPAC नाम होगा?
1 मेथोक्सी। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर पे मेथोक्सी जुड़ा हुआ है, 1 मेथोक्सी, ठीक है। 2 पे जुड़ा हुआ है मैथिल, 2 मैथिल। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 मेथोक्सी, 2 मैथिल और 3 कार्बन है यहाँ पे मुख्य श्रृंखला में, प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो देखिए बच्चों इस ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 1 मेथोक्सी, यानी 1 पे ये मेथोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1 मेथोक्सी, 2 पे मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो 1 मेथोक्सी, 2 मैथिल और 3 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ठीक है, आया समझ में आपको? चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों 10वां देखिए, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये भी एक असममित ईथर है, ठीक है। ये समूह अलग है और ये समूह क्या है? अलग है, ठीक है। अब हमें पता है छोटे समूह को हम क्या है? प्रतिस्थापी के रूप में मानते हैं, यानी ये पूरा यहाँ पे क्या हो गया? प्रतिस्थापी हो गया, और इस प्रतिस्थापी को बोला जाता है एथोक्सी। क्या बोलते हैं? एथोक्सी। और C6H5 ये क्या हो गई? बेंजीन हो गई, तो इसका नाम हो गया एथोक्सी बेंजीन। एथोक्सी बेंजीन। देखिए बच्चों इसका नाम क्या हो गया? एथोक्सी बेंजीन। और देखिए बच्चों इस यौगिक को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, देखिए इस यौगिक को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये बेंजीन और इससे जुड़ा हुआ है OCH2CH3, ठीक है। तो आ गया समझ में आप लोगों को? भाई ये तो हो गया एथोक्सी समूह, एथोक्सी, और ये बेंजीन, तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया एथोक्सी बेंजीन, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों 11वें को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों ये भी एक असममित ईथर है, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो देखिए C6H5 कोई बेंजीन वाले जुड़ी हुई है, और यहाँ पे C7H15 और ये N, तो इसका मतलब है बच्चों देखिए इस N का मतलब है कि एक नॉर्मल चेन है, यानी एक सीधी श्रृंखला है यहाँ पे। अब आप लोगों को पता है कि 7 कार्बन की जो सीधी श्रृंखला होती है जिसमें कि केवल सिंगल बंद होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेप्टेन। क्या बोलते हैं? हेप्टेन। तो देखिए बच्चों इस स्ट्रक्चर को मैं एक बार आपको खोल के लिख के बता रही हूँ। देखिए ये बना दी मैंने बेंजीन वाले, इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और C7H15, देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2 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 CH2, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, ये 5, ये 6 और ये 7। मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ। तो आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो इसमें क्या हो गए? कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन देखिए 2 2 4 2 3 6 2 8 2 10 2 12 और 12 और 3 15, ठीक है। यानी ये जो पूरा समूह है, ये जो पूरा समूह है इसे हम कहते हैं C7H15, ठीक है, C7H15। अब देखिए आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे देखिए बच्चों अगर यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पे तो 6 कार्बन की श्रृंखला है, यानी कहने का मतलब है बेंजीन में केवल 6 कार्बन है, और इधर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 7 है, यानी ये बड़ी श्रृंखला है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? ये समूह देखिए ये समूह हो जाएगा प्रतिस्थापी समूह। तो इसका नाम क्या होगा? देखिए अब देखिए 1 नंबर पे भाई अगर इस श्रृंखला में हम गिनती शुरू करेंगे तो यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर पे ये जो समूह जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं फिनोक्सी समूह। क्या बोलते हैं? फिनोक्सी समूह। भाई ये फेनिल होता है तो फेनिल से O जुड़ा हुआ है, फेनिल समूह से O जुड़ा हुआ है, इसे कहा जाता है फिनोक्सी समूह। तो देखिए इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 1 फिनोक्सी। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा 1 फिनोक्सी, और 7 कार्बन की जो मुख्य श्रृंखला है इसे कहेंगे हेप्टेन। क्या कहेंगे? हेप्टेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 फिनोक्सी हेप्टेन, ठीक है। आया आपको ये समझ में? चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों 12वां देखिए, ध्यान से देखेंगे 12वां भी असममित ईथर है, ठीक है, 12वां भी असममित ईथर है, दोनों समूह अलग अलग है। तो देखिए इस समूह की ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। अब गिनती शुरू करेंगे, गिनती यहाँ से शुरू करेंगे, 1 नंबर 2 3 4। तो देखिए 2 नंबर पे ये एथोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 2 एथोक्सी। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया? 2 एथोक्सी, ठीक है। 2 नंबर पे एथोक्सी जुड़ा हुआ है, 2 एथोक्सी, और ये 4 कार्बन की श्रृंखला को क्या बोलते हैं हम? ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। तो देखिए बच्चों इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया इस यौगिक का? 2 एथोक्सी ब्यूटेन, ठीक है। तो देखिए ये आपको आईयूपीएसी नाम समझ में आए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित
IUPAC नाम वाले यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। तो देखिए बच्चों, जो हमारा इससे पहले वाला प्रश्न था, प्रश्न नंबर 1, उसमें हमें संरचनाएं दी हुई थी और उन संरचनाओं से हमने क्या लिखा, IUPAC नाम लिखा। और अब इस प्रश्न नंबर 2 में क्या है, हमें IUPAC नाम दिया हुआ है और इस IUPAC नाम से आपको क्या बनानी है, संरचना बनानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला यौगिक देखिए, पहला यौगिक है 2-मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। 2-मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, यानी इस नाम से हमें ये पता लग रहा है कि एक तो मुख्य श्रृंखला क्या है, ब्यूटेन है। ठीक है, यानी 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है और जिसके 2 नंबर पे ऑल, ऑल का मतलब होता है OH समूह। भाई एल्कोहलिक समूह के लिए हम लोग ऑल काम में लेते हैं, तो इसका मतलब है कि 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, ये लीजिए भाई, 4 कार्बन की क्या हो गई, ये चेन हो गई, ब्यूटेन हो गई। अब इसके 2 मेथिल यानी 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है मेथिल समूह और 2 ऑल, और 2 नंबर पे ही जुड़ा हुआ है ये OH समूह। ठीक है, अब कार्बन की संयोजकता पूरी कर दो। यहाँ आ जाएगी CH3, यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा CH3। ठीक है, तो देखिए ये हमारे इस यौगिक की संरचना हो गई। कौन सा यौगिक हो गया, ये यौगिक हो गया 2-मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, आई समझ में। चलिए अगला देखिए, अब दूसरा देखिए 1-फेनिल प्रोपेन 2 ऑल। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1-फेनिल प्रोपेन 2 ऑल, यानी कहने का मतलब है 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। भाई प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन। लीजिए भाई, 3 कार्बन की मैंने मुख्य श्रृंखला बना दी। ठीक है, 1 फेनिल यानी 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है फेनिल समूह। लीजिए भाई, 1 नंबर पे मैंने फेनिल समूह जोड़ दिया और 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है ऑल यानी OH समूह जोड़ दिया। ठीक है, अब कार्बन की संयोजकताएं पूरी कर दीजिए। या H2 आ जाएगा, या H आ जाएगा, या H3 आ जाएगा। ठीक है, कितनी आसान संरचनाएं। भाई जैसा जैसा हमें IUPAC नाम दिया गया है वैसे वैसे हमें संरचनाएं बनानी है। बस सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो मुख्य श्रृंखला है यानी जो कार्बन की मुख्य चेन है वो कितने कार्बन की है। ठीक है, और उसके बाद वहां पे प्रतिस्थापी लगा दीजिए कि कौन सा नंबर पे कौन सा प्रतिस्थापी है और कौन सा क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तीसरा देखिए बच्चों, 3,5 डाईमेथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राई ऑल। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, मुख्य श्रृंखला क्या है, हेक्सेन है 6 कार्बन की। लीजिए भाई, मैंने 6 कार्बन की मुख्य श्रृंखला बना दी 6 कार्बन की मुख्य श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मुख्य श्रृंखला बन गई। अब देखिए 3,5 डाईमेथिल, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3,5 डाईमेथिल यानी 3 नंबर पे और 5 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6। ठीक है, यानी 3 नंबर पे और 5 नंबर पे जुड़ा हुआ है मेथिल समूह। ठीक है, डाई मेथिल हो गया, 2 मेथिल समूह जोड़ दिया। और 1,3,5 ट्राई ऑल यानी 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे। देखिए बच्चों, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, अरे भाई ट्राई ऑल का मतलब है 3 OH समूह जुड़े हुए हैं। तो लीजिए भाई, ये हमारे यौगिक की संरचना हो गई। आया समझ में। अब देखिए कार्बन की संयोजकता तो पूरी करिए। अरे भाई कार्बन की संयोजकता हमने पूरी नहीं की, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ भी H2 आ जाएगा। यहाँ संयोजकता पूरी है कार्बन की, यहाँ H2 आ जाएगा और यहाँ CH3 आ जाएगा। ठीक है, अब जाके हमारा यौगिक बनाए और क्या है इसका नाम, 3,5 डाईमेथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राई ऑल। ठीक है, कितना आसान था। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, चौथा देखिए 2,3 डाईएथिल फिनोल। देखिए बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है फिनोल, मुख्य श्रृंखला फिनोल है। तो लीजिए, सबसे पहले हमने बना दिया फिनोल। ये क्या बना दिया हमने, फिनोल बना दिया 2,3 डाईएथिल यानी फिनोल की 2 नंबर पोजीशन पे और 3 नंबर पोजीशन पे क्या है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये 1 नंबर पोजीशन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 यानी 2 नंबर पे और 3 नंबर पे एथिल समूह यानी C2H5 जुड़ा हुआ है। लीजिए भाई, बन गया 2,3 डाईएथिल फिनोल का निर्माण हो गया। ठीक है, आगे चलिए अगला देखिए। 5वां देखिए बच्चों, 1-एथोक्सी प्रोपेन। बहुत आसान है। देखिए
1 एथोक्सी प्रोपेन, यानी देखिए प्रोपेन यानी 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। लीजिए भाई 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला बना दी हमने। 1 एथोक्सी यानी 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है एथोक्सी समूह। लीजिए भाई 1 नंबर पे मैंने एथोक्सी समूह जोड़ दिया। कार्बन की संयोजकता है पूरी कर दो। लीजिए भाई यहाँ जाएगा H2, यहाँ भी H2 और यहाँ CH3। ये बन गया हमारा 1 एथोक्सी प्रोपेन। चले आगे, चलिए अगला देखिए, छठा देखिए बच्चों, 2 एथोक्सी 3 मेथिल पेंटेन। देखिए नाम से पता लग रहा है 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला हो गई। 2 एथोक्सी यानी 2 नंबर पे एथोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। लीजिए भाई 2 नंबर पे एथोक्सी समूह जोड़ दिया। देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पे एथोक्सी समूह जोड़ दिया। 3 नंबर पे मैथिल जुड़ा हुआ है। लीजिए भाई 3 नंबर पे हमने जोड़ दिया मैथिल समूह, जोड़ दिया। कार्बन की संयोजकता है पूरी कर दो। लीजिए भाई यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH, यहाँ भी H, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। ठीक है, देखिए बच्चों एक बार आप लोग कार्बन की संयोजकताओं पे ध्यान दे लेना। भाई कार्बन की संयोजकता कहीं भी 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 4 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई है। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे देखिए। अब देखिए 7वां, देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल यानी कहने का मतलब है मुख्य श्रृंखला के रूप में क्या है, मेथेनॉल है। और हमें पता है मेथेनॉल क्या होता है, CH3OH। देखिए बच्चों इसे समझने की कोशिश कीजिए, मेथेनॉल होता है CH3OH और इस मेथेनॉल से देखिए जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्सिल समूह। क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सिल समूह। यानी कहने का मतलब है मेथेनॉल के एक हाइड्रोजन की जगह ये साइक्लोहेक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, और एक हाइड्रोजन, जो एक हाइड्रोजन है उसकी जगह ये जुड़ी हुई है, देखिए साइक्लोहेक्सिल। ये साइक्लोहेक्सिल समूह हो गया। तो ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। ठीक है, अरे भाई बस हमें पढ़ना है। देखिए साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल, तो हमें मुख्य श्रृंखला पता लग गई बच्चों। देखिए कि मुख्य श्रृंखला क्या है, मेथेनॉल यानी एक कार्बन की श्रृंखला है, मेथेनॉल है। और हमें पता है मेथेनॉल होता है CH3OH, इसे मेथेनॉल कहते हैं। और इससे जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्सिल। तो कहने का मतलब है कि मेथेनॉल का जो एक हाइड्रोजन है उसकी जगह ये साइक्लोहेक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बन गई संरचना। चलें आगे, चलिए आगे देखिए। अब 8वां देखिए बच्चों, 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ऑल। देखिए समझने की कोशिश करिए, मुख्य श्रृंखला है यहाँ पे पेंटेन 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5। लीजिए भाई ये 5 कार्बन की हमारी श्रृंखला हो गई। 3 साइक्लोहेक्सिल, देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 यानी 3 नंबर पे साइक्लोहेक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। लीजिए भाई 3 नंबर पे मैंने साइक्लोहेक्सिल समूह जोड़ दिया। पेंटेन 3 ऑल यानी 3 नंबर पे OH समूह भी जुड़ा हुआ है। लीजिए भाई 3 नंबर पे मैंने OH समूह भी जोड़ दिया। और अब कर दीजिए कार्बन की संयोजकता पूरी। लीजिए भाई ये हो गई कार्बन की संयोजकता पूरी। ठीक है, ये बन गया हमारा यौगिक। क्या बन गया ये, 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, चले आगे। अब अगला देखिए 9वां देखिए बच्चों, साइक्लोपेंटेन 3 in 1 ऑल। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, साइक्लोपेंटेन है, क्या है ये, साइक्लोपेंटेन है 3 in 1 ऑल। तो देखिए बच्चों साइक्लोपेंटेन होती क्या है, ये होती है साइक्लोपेंटेन। क्या होती है, साइक्लोपेंटेन इसे कहते हैं। तो देखिए साइक्लोपेंटेन 3 in 1 ऑल यानी साइक्लोपेंटेन के एक नंबर पे ऑल का मतलब है OH समूह जुड़ा हुआ है। लीजिए भाई यहाँ पे मैं जोड़ देती हूँ OH समूह। ठीक है, इसे मैं मान लेती हूँ 1 नंबर पोजीशन। तो ये हो गई 2 नंबर पोजीशन, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर पोजीशन हो गई। साइक्लोपेंटेन हो गया 3 in का मतलब है कि 3 नंबर की पोजीशन के बाद वहां डबल बॉन्ड है, यानी 1 2 3 यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन का मतलब है यहाँ एक डबल बॉन्ड है। और 1 ऑल का मतलब है 1 नंबर पे OH समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लीजिए भाई ये हमारी संरचना बन गई। क्या संरचना बन गई, साइक्लोपेंटेन 3 in 1 ऑल। ठीक है बच्चों, चलें आगे, चलिए आगे देखिए 10वां देखिए, 4 क्लोरो
3 एथिल ब्यूटेन 1 ऑल। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला ब्यूटेन है। तो देखिए 4 कार्बन की मैंने मुख्य श्रृंखला बना दी 4 क्लोरो। तो देखिए 1 2 3 4 यानी 4 नंबर के कार्बन पे क्लोरो है, तो 4 क्लोरो। 3 पे एथिल है, लीजिए भाई 3 पे मैंने जोड़ दिया एथिल समूह, ठीक है, और 1 पे ऑल, 1 पे जोड़ दिया OH समूह, ठीक है। लीजिए भाई कार्बन की संयोजकता पूरी कर दीजिए, यहाँ भी H2 आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ H2 आएगा। लीजिए भाई हमारा क्या बन गया, हमारा ये बन गया 4 क्लोरो 3 एथिल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। आया यहाँ तक का समझ में, चलें आगे, चलिए आगे देखिए। अब तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, तीसरे का पहला प्रश्न क्या है, C5H12O आणविक सूत्र वाले एल्कोहलों के सभी समावयवों की संरचना लिखिए एवं उनके IUPAC नाम दीजिए। तो देखिए बच्चों तीसरे का पहला प्रश्न क्या है, C5H12O इस आणविक सूत्र वाले एल्कोहलों के सभी समावयवों की संरचना लिखिए। यानी सबसे पहले तो हमें संरचना बनानी है भाई, इनके जितने भी समावयवी एल्कोहल बनेंगे इस आणविक सूत्र के, उनकी सबकी हमें संरचना बनानी है और उसके बाद में उसके IUPAC नाम हमें देने हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न तीसरे का पहला यानी थर्ड का जो पहला है, उसके समावयवी एल्कोहलों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, इस तीसरे प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि इस आणविक सूत्र वाले एल्कोहलों के सभी समावयवों की हमें संरचना बनानी है, यानी एल्कोहलिक समावयवों की संरचना बनानी है और साथ ही साथ उनके IUPAC नाम लिखने हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो समावयवी एल्कोहल है उनके बारे में बताना है कि वो प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। कहने का मतलब है वो प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है या तृतीयक एल्कोहल है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, जो हमारा C5H12O जो ये आणविक सूत्र है, इस आणविक सूत्र वाले अगर एल्कोहलों के समावयवियों की हम लोग बात करें तो कुल 8 एल्कोहलिक समावयवियों का यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, देखिए आंसर देखिए, पहला समावयवी देखिए क्या है, पहला समावयवी बनेगा पेंटेन 1 ऑल। पहला क्या बनेगा, पेंटेन 1 ऑल बनेगा। और देखिए बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जो पेंटेन 1 ऑल है ये प्राथमिक एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल, क्योंकि OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लीजिए भाई दूसरा समावयवी देखिए, दूसरा समावयवी बनेगा 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। और देखिए बच्चों ये 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल है और ये भी प्राथमिक एल्कोहल है, क्योंकि OH समूह किससे जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा समावयवी बनेगा 2 डाईमेथिल प्रोपेन 1 ऑल। और देखिए बच्चों ये क्या है, ये भी प्राथमिक एल्कोहल है, क्योंकि OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 समावयवी तो ये हो गए, ठीक है। आगे देखिए चौथा समावयवी देखिए क्या बनेगा, पेंटेन 3 ऑल। और देखिए जो पेंटेन 3 ऑल है वो द्वितीयक एल्कोहल है, क्योंकि OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है। पांचवा देखिए, पांचवा बनेगा 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, ये पांचवा समावयवी बनेगा। और देखिए ये कैसा है, ये तृतीयक एल्कोहल है, क्योंकि OH समूह इस तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलें आगे, अगला देखिए छठा समावयवी क्या बनेगा, पेंटेन 2 ऑल। देखिए ये पेंटेन 2 ऑल की संरचना है और ये द्वितीयक एल्कोहल है, क्योंकि OH समूह यहाँ द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों सातवां समावयवी क्या बनेगा, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। और देखिए ये क्या है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, क्योंकि OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है। और आठवां समावयवी बनेगा 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। और देखिए ये क्या है, ये प्राथमिक एल्कोहल है, क्योंकि OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि इस तरीके से यहाँ पे 8 एल्कोहलिक समावयवियों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है और हमने इनके संरचना बनाई है सबकी, साथ में हमने इनके IUPAC नाम लिखे हैं और साथ ही साथ ये बताया है कि किस प्रकार के एल्कोहल है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, ठीक है। चलें आगे।
अब देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, समझाइए कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है। देखिए बच्चों, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो प्रोपेनॉल है, यानी प्रोपेनॉल यानी जो अल्कोहल है, उसका क्वथनांक ब्यूटेन यानी जो हाइड्रोकार्बन है उससे अधिक क्यों होता है। तो देखिए बच्चों, ये हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं कि जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और इस हाइड्रोजन बंध के कारण ही इनके क्वथनांक क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर देखिए, प्रोपेनॉल का क्वथनांक, देखिए यहाँ पे प्रोपेनॉल और ब्यूटेन के बीच में पूछ रहे हैं कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है। तो देखिए प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक होता है क्योंकि प्रोपेनॉल में प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या पाया जाता है अल्कोहल में, या हम बात करें प्रोपेनॉल में, प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए क्या होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि ब्यूटेन में अणुओं के मध्य दुर्बल वॉन डेर वाल्स बल पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम प्रोपेनॉल की बात करें, प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे क्वथनांक क्या हो जाता है, ज़्यादा। जबकि अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में तो दुर्बल वॉन डेर वाल्स बल होता है। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलेय होते हैं, इस तथ्य को समझाइए। देखिए बच्चों, ये भी हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि भाई जो अल्कोहल है वो जल में अधिक विलेय क्यों होते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल है वो जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार इसका आंसर देखिए अल्कोहलों में ध्रुवीय OH समूह उपस्थित होने के कारण ये जल के साथ आसानी से हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो अल्कोहल होते हैं उनमें ध्रुवीय OH समूह पाया जाता है, जिसके कारण ये जल से आसानी से हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। जबकि हाइड्रोकार्बन, देखिए बच्चों, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते। देखिए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते। समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलेय होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख के आएंगे। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण सहित समझाइए। देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और इसे समझाइए, उदाहरण देके समझाइए। तो देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जब हम लोगों ने हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, और एज इट इज उसी तरीके से आपको परीक्षा में लिख के आना है और एक उदाहरण दे के आना है। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए एक बार, देखिए उत्तर हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसके बारे में देखिए, डाइबोरेन जो B2H6 है, डाइबोरेन एल्किनों से अभिक्रिया करके एक यौग उत्पाद ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है, जो जलीय NaOH की उपस्थिति में H2O2 द्वारा ऑक्सीकृत होकर अल्कोहल देता है, और इसे ही हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझाया हुआ है। आगे देखिए, तो देखिए इस तरीके से आप इसकी अभिक्रिया बता के आएंगे कि एल्कीन डाइबोरेन से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। और देखिए यहाँ पे हमने कौन सी एल्कीन ली है, हम लोगों ने लिए यहाँ पे प्रोपीन। देखिए ये क्या है बच्चों, प्रोपीन है। ठीक है, और देखिए इसकी अभिक्रिया डाइबोरेन से करवाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बनेगा मोनो एल्किल बोरेन। ठीक है, और ये किस तरीके से बना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो सबसे पहले बना मोनो एल्किल बोरेन, फिर इस मोनो एल्किल बोरेन ने दोबारा अभिक्रिया करी प्रोपीन के साथ में, तो डाई एल्किल बोरेन बना। ये जो डाई एल्किल बोरेन है इसने दोबारा प्रोपीन के अणु के साथ अभिक्रिया करी और ये बन गया ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है, और इस ट्राई एल्किल बोरेन का जलीय NaOH और H2O2 की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है प्रोपेन 1 ओल। क्या प्राप्त होता है, प्रोपेन 1 ओल, और साथ में बोरिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप परीक्षा में ये पूरी अभिक्रिया लिख के आएंगे। और देखिए
इस अभिक्रिया में अल्कोहलों की लब्धि अधिक होती है तथा इसमें अप्रत्यक्ष विधि से एल्कीन का जलयोजन मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है। ठीक है, तो आपको ये अभिक्रिया समझ में आई, तो इस तरीके से आप परीक्षा में लिख के आएंगे। चलें आगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, आणविक सूत्र C7H8O वाले मोनोहाइड्रिक फिनोलों की संरचनाएं तथा IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों आंसर देखिए इसका, आणविक सूत्र C7H8O से 3 मोनोहाइड्रिक फिनोल संभव है जो निम्न प्रकार है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई इस सूत्र के द्वारा केवल 3 ही प्रकार के मोनोहाइड्रिक फिनोल बनते हैं। और देखिए बच्चों मोनोहाइड्रिक फिनोल का मतलब है जिसमें कि एक ही OH समूह उपस्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला ये बनेगा। ठीक है, यानी जिसमें फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे CH3 समूह जुड़ा हुआ है और इसका IUPAC नाम है 2-मेथिल फिनोल। क्या है? 2-मेथिल फिनोल। ठीक है, दूसरा ये बनेगा जिसमें फिनोल की मेटा पोजीशन पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसका IUPAC नाम है 3-मेथिल फिनोल। और तीसरा देखिए ये बनेगा जिसमें फिनोल की पैरा पोजीशन पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और इसका IUPAC नाम है 4-मेथिल फिनोल। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये तीनों प्रकार के मोनोहाइड्रिक फिनोल का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनोलों के मिश्रण को भाप आसवन द्वारा पृथक करने में भाप वाष्पशील समावयवी का नाम बताइए, इसका कारण दीजिए। तो देखिए बच्चों आंसर देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध यानी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के कारण भाप में वाष्पशील है, क्योंकि इसमें अंतराणुक बल पैरा समावयवी की तुलना में दुर्बल होता है। ठीक है, आया समझ में? ये मैंने आपको समझा रखा है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की बात करें तो देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और पैरा में क्या पाया जाता है? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, यानी इसमें तो होता है आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध और इसमें अगर पैरा नाइट्रोफिनोल की बात करें इसमें होता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो इसी कारण से देखिए क्या होता है, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है वो कैसा होता है? भाप में वाष्पशील होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो गया कि भाप वाष्पशील समावयवी कौन है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, और कारण क्या हो गया? आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति। ठीक है, तो आप इस तरीके से परीक्षा में लिख के आएंगे और ये संरचना बनाकर इसको समझा के आएंगे। चलें आगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, क्यूमीन से फिनोल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। देखिए बच्चों ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि जो क्यूमीन है उससे फिनोल कैसे बनाएंगे और साथ ही साथ मैंने आपको इसकी क्रियाविधि भी समझाई थी। तो आपको सेम ऐसे के ऐसा ही परीक्षा में लिख के आना है, यानी वही आंसर यहाँ पे लिखना है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, क्यूमीन यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो देखिए आइसोप्रोपिल बेंजीन को पहले वायु के द्वारा, वायु में भी किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा हाइड्रोपरोक्साइड में ऑक्सीकृत करते हैं, फिर इसकी तनु अम्ल यानी H2SO4 के साथ क्रिया करवाने पर यह फिनोल तथा एसीटोन में विघटित हो जाता है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम ये लिख के आएंगे कि क्यूमीन की जो अभिक्रिया है वो पहले हम ऑक्सीजन से करवाते हैं। ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी और ये किस में बदलेगा? हाइड्रोपरोक्साइड में, यानी हाइड्रोपरोक्साइड में ये ऑक्सीकृत हो जाएगा और फिर इसकी तनु अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे हमें एक तो फिनोल और दूसरा एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, ये अभिक्रिया मैंने आपको समझाई हुई है, तो एक बार यहाँ देख लीजिए। देखिए बच्चों ये क्या है? क्यूमीन है। ठीक है, क्यूमीन की सबसे पहले अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ करवाई, क्यूमीन किस में बदल जाएगी? क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड में। भी मैंने आपको समझाया था ना कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से, देखिए C और ये ऑक्सीजन इनके बीच में आ गई, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, अब इसकी अम्ल की उपस्थिति में जब अपघटन करवाएंगे तो एक तो हमें मिल गया फिनोल और एक तो प्राप्त हो गया एसीटोन। ठीक है, यानी एक तो फिनोल मिला और दूसरा हमें एसीटोन मिला, तो इन दोनों उत्पाद का निर्माण होता है और इस तरीके से क्यूमीन के द्वारा फिनोल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे चले। प्रश्न नंबर 10 देखिए बच्चों,
क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है कि क्लोरोबेंजीन से किस तरीके से हम फिनोल बनाएंगे, तो ये अभिक्रिया हमें लिखनी है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आंसर देखिए, क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन ताप पर एवं लगभग 300 वायुमंडलीय दाब पर NaOH के साथ संगलित करने पर सोडियम फिनोक्साइड बनता है। देखिए बच्चों क्या होगा, यानी सबसे पहले जब क्लोरोबेंजीन की 623 केल्विन ताप पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो सबसे पहले निर्माण होगा सोडियम फिनोक्साइड का। किसका? सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, आगे देखिए, जिसकी तनु अम्ल के साथ क्रिया कराने पर फिनोल बनता है। तो देखिए जो सोडियम फिनोक्साइड बना है, उस सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। तो देखिए इसकी अभिक्रिया देखिए, देखिए बच्चों ये क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन है। सबसे पहले हम NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर, तो ये क्या बन गया हमारा? सोडियम फिनोक्साइड बन गया। अब इस सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया हम HCl से करवाएंगे। ठीक है, तो लीजिए भाई क्या होगा, ये Na और Cl ये तो NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, H यहाँ आके जुड़ जाएगा और फिनोल का क्या हो गया? निर्माण। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इसी तरीके से ये रिएक्शन भी लिख के आनी है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने 10 अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं और इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम हमारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।